हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। शमशेर खान पठान साहब बोल रहे हैं आप? जी बोल रहा हूँ। जी मैं राशिद अजीम बोल रहा हूँ आमना सामना मीडिया से। जी भाई बोलिए। पठान साहब, जो कुछ मामला रहा बहुत लंबी बात न करते हुए मुख्तसर में ये आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी जो आप यात्रा करके आए, एक तरह से पुलिस ने जो आपको यात्रा कराया है और जेल जी की सलाखों के पीछे डाला, जी जी। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मुख्तसर में पहले जानना चाहता हूँ। नहीं देखिए, हम जो मुंबई बाग जो वहाँ पर हम जाके बैठते थे, ये तो हम्म, एहतजाज जो था वो हमारी माँ बहनों और बेटियों का था। हम तो सिर्फ वहाँ पर जाके उनकी खिदमत करने के लिए और उनके प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पर जाते थे। जी लेकिन बदकिस्मती से गवर्नमेंट, पुलिस प्रशासन और हमारे कुछ लीडरों ने उस बाग को जबरदस्ती उठाने की कोशिश की जी और हमको भी उन्होंने कई बार कहा कि बाग को उठाइए। मैंने कहा कि देखिए, ये बाग औरतें चाहेंगी तभी उठेगा, इसमें हमारा संबंध कुछ भी नहीं है। जी। लेकिन फिर भी एक लंबी साजिश बनाई गई। वो बाद में हम्म, मुझे सब मालूम पड़ा पुलिस से मिलने के बाद में जी। कि नेताओं की और पुलिसों की साजिश थी हम्म, ये सब गड़बड़ करने की। हम्म, क्योंकि बड़ी मतलब मैंने बड़े पैमाने पर ये साजिश बनी थी। जी बहरहाल उन्होंने साजिश बनाई दी और हम पे केस दाखिल किया, झूठा केस, पूरा झूठा केस है। जी वो तस्वीर बाद में करूंगा, अभी क्योंकि वक्त अभी नहीं है, कोरोना जी चल रहा है अभी। जी इसके बाद में इंशाल्लाह मैं तस्वीर करूंगा, विद प्रूफ जी करूंगा तस्वीर पूरा का पूरा। केस दाखिल हो गई। केस दाखिल होने के बाद में फैयाज अहमद को मुझे जेल में डाला गया। हम लोग 4 दिन जेल में रहे। उसके बाद जी में फिर एक झूठा केस 17 का, उसमें मुझे डाला गया। जी लेकिन हम सब जुल्म को बर्दाश्त करते रहे जी और बिल्कुल बहादुर से मुकाबला किया। 11 दिन पूरे हम जेल में थे। मैं जी तो जेल में था, फैयाज अहमद 4 दिन के बाद छूट गए थे। जी हाँ। लेकिन मुझे जी पता और है क्योंकि पहले पहले केस में जो आप लोगों पे जो एक गंदा आरोप लगाया गया था, जिसको वो लोगों ने गंदा आरोप बहुत इतना मजम्मत की लोगों इतना ने सख्ती से। नहीं, हमने देखा कि मुंबई बाग की औरतों ने बहुत आपकी हिमायत की कि जी पठान साहब जैसा शरीफ आदमी हमने देखा नहीं, और उन्होंने हर जी तरह से हमारी मदद की। और जी आप जी पर जो ये गंदा इल्जाम लगाया गया, और जैसे कि हमारी जानकारी के मुताबिक शायद 5 लोगों पे ये इल्जाम लगाया गया था, आप हाँ पर, बिल्कुल फैयाज बिल्कुल। साहब पर। और तो 3 औरतों पे, और 3 औरतों पर भी। 3 औरतों पे कि उस औरत को जो छेड़खानी की या हाथ लगाया। बिल्कुल। हाँ, तो क्या लोग क्या अंधे बहरे हैं कि उनको ये नजर नहीं आ रहा कि 5 लोगों ने एक औरत पे अटैक किया, उसके साथ में जो है बदतमीजी की या वल्गरिटी की, जिसमें आप जैसे बड़ी शख्सियत का नाम आया, फैयाज खान साहब का नाम आया है, जो कि एक जिम्मेदार एक्स एमएलए हैं। कोई कुरैशी साहब है ना, उनकी बीवी को लेकर, बीवी के ऊपर जो नाम आ रहा था, जो नहीं, हमें हमें पता है। ये वो मैं उस खातून को भी मैं ब्लेम नहीं करूंगा। जी। उसको यूज किया गया, उसको बेचारी को यूज किया गया। उसे हम्म। पता नहीं क्या लिखा गया और उसकी सही ली गई। जब बाद में जब उसको पता जी। चला उस खातून को कि भाई मेरा ऐसा स्टेटमेंट गलत दिया गया, तो हम्म। उसने कोर्ट में अपना एप्लीकेशन दी है कि मेरी एफआईआर ये झूठी है और ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा, ये भी बाद में हुआ ये है। बड़ा खुलासा तो आपने किया, क्योंकि आज तक तो यही समझ रहे हैं कि उस खातून ने इस तरह से नहीं नहीं, उस ब्लेम किया, खातून ने उनके नहीं। शौहर देखिए ने देखिए मिलकर। वो देखिए, वो भी मेरी बहन है, वो भी जी मेरी बहन है। जी। लेकिन वो बेचारी को यूज किया गया। बाद में झूठी केस बनाई गई। हम्म। बाद में मुझे पुलिसों ने बहुत जबरदस्ती की कि आप केस बनाओ। मतलब मुझे केस बनानी नहीं है, नहीं फिर क्रॉस हो जाएगा, मतलब मुझे क्रॉस करना नहीं जी, है। या कहा था हम आपने 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 लाइव में भी कहा था और हमसे भी कहा था कि हाँ, मैंने सबको माफ किया। जी। मैंने माफ पहले दिन ही मैंने माफ किया। बाद में पुलिस ने बहुत जबरदस्ती की ताकि हम लोग की नेताओं की और मेरी दुश्मनी बढ़ जाए। लेकिन मैंने कहा कि मैं एफआईआर नहीं दूंगा। तो मुझे बहुत आपको जबरदस्ती किया गया। आपको रिहा करने के बाद में फिर दोबारा जो दूसरे केस में अरेस्ट किया गया, तो ये किसकी साजिश नजर आती है आपको? नहीं, ये सब पुलिस की साजिश है। पुलिस के कुछ ऑफिसर के, जी। 2 ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व है। मैंने ऑडिट उनके नाम कमिश्नर को दे चुका हूँ, चीफ मिनिस्टर को दे चुका हूँ। क्या और नाम है उनके? आप नाम बताएंगे उनका? एक सीनियर पीआई है और एक डीसीपी है, ये दोनों उसमें इन्वॉल्व है। बाकी पुलिस स्टेशन वालों को मैं देखा हूं, मैंने वो इतने 11 दिन तक थे। जी। उन्होंने मेरे साथ में बहुत कॉपरेशन किया, बहुत अच्छी बातें क्योंकि की आप उन्होंने मेरे साथ। उस पुलिस फैमिली से आपका ताल्लुक है और रहा बिल्कुल। है। हाँ, जी और वो एक आपकी फैमिली की तरह, एक तरह से देखा है तो पुलिस बिल्कुल की, है ना? बिल्कुल। ठीक है और वो ना? काफी काफी इज्जत उन्होंने मेरी की, ऐसे नहीं कि नहीं, काफी इज्जत की है। लेकिन हम्म। वो यही कहते थे कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, ये सब ऊपर से चल रहा है। यहाँ तक ऊपर कि कोर्ट में भी काफी ऊपर से कहाँ से सियासी दबाव? सियासी भी है और बहुत कुछ दबाव ऊपर से थे। जी यहाँ तक कि मेरी कस्टडी लेने के लिए कोर्ट पे भी दबाव आए हैं। इसकी भी हमें सबूत मिले हैं। उसका जी खुलासा बाद में हम करेंगे जी। कि जिस केस में एक दिन में कस्टडी मिल के बेल मिलना चाहिए, सबको बेल मिली। लेकिन हम्म। मैंने वो 2 केस में मुझे 11 दिन तक के अंदर लॉकअप में रखा। ये जी बहरहाल मुझे उसका दुख नहीं था, क्योंकि मैं एक
इनकलाब की जंग में था और इनकलाब की जंग में ये कई लोगों ने जेल गए हैं। हमारे गांधी जी जेल में गए, हमारे चाचा नेहरू जेल में गए, सब लोग जेल में गए थे। तो हम तो बिल्कुल। कह रहे थे कि इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद कह रहे थे। नहीं, इसके तो लिए ये तो हम भी, हमारे लिए, इसके लिए तो आमना सामना मीडिया भी आपको मुबारकबाद पेश करता है क्या? हाँ बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। ये जंग जो थी इसमें हमने अपनी कुर्बानी दी और कुर्बानी बाद में भी देंगे। जी। हम मतलब किसी गवर्नमेंट के खिलाफ में नहीं, किसी के खिलाफ में नहीं, लेकिन जो हम पे नाइंसाफी हो रही थी उसके खिलाफ में हमने आवाज उठाई थी। और हम जो कहते थे, और वो एक 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 नारा हमारी बहनें लगाती थी, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। जी। ये मुहावरा बहुत ही अच्छा माकूल मेरी इस केस में साबित हुआ है। इन्होंने ऑलरेडी सब हथियार यूज कर लिए मुझे जेल में ज्यादा दिन रखने के लिए, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूं एडवोकेट मोबिल सोलकर का, दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जी। हर डेट पे आए, हर डेट पे मेरे लिए लड़े। मेरा बेटा शहबाज खान पठान जो जी। दिन रात 24 घंटे वो उसी में उलझा हुआ था। इतना जी। कोरोना वायरस का इतना चल रहा, लेकिन बच्चा मेरा 24 घंटे मेरे पीछे था। उसके बाद में मेरा बड़ा लड़का शहजाद पठान, जी। वो भी 24 घंटे इसमें बिजी था। और अल्लाह, और सब में बड़ी बात थी, मेरी माँ बहनों ने मेरे लिए दुआएं की, मेरे लिए नफिल नमाजें पढ़ी। यहाँ तक कि मेरी माँ बहनों ने मेरे रोजे तक के रखे, आयत करीमा पढ़ा। मैं जी। इनका एहसान कैसा चुका हूँ मेरे समझ में ये नहीं आ रहा मुझे। और ये इन्हीं की तो पठान दुआओं का साहब, असर हुआ। ये तो पठान साहब, अल्लाह ताला जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। बिल्कुल लोग बिल्कुल, आपको बेइज्जत करना चाहते थे, लेकिन आपका मकाम और बढ़ा दिया। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का और शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको क्या लगता है कि आपका सियासी और सामाजिक कद जो है वो बड़ा होता चला जा रहा था, तो क्या कुछ सियासी लोगों को भी डर और खौफ पैदा हो गया था आपकी इस मकबूलियत से? मैं पहली बात तो मैं कहता हूँ राशिद भाई आपको, मैं मुंबई बाग जाके मैं कभी भी औरतों में जाके बैठता नहीं था, ना औरतों से बातें करता था मैं। जी। मैंने कभी अपना कद बढ़ाने की कोशिश कभी नहीं की, ना जी। कभी जाके वो औरतों में जाके बैठना, उनसे बात करना। मैं सिर्फ उनकी हिफाजत करने बैठता था, उनको जो जरूरत थी पूरी। लेकिन सबको पता था कि हमारा मुआफिज आके बैठा हुआ है। जी। मैंने कभी भी मैंने मैंने मेरी सियासत का संबंध आता नहीं। मैंने इसमें सियासत का संबंध क्या नहीं, है? आप नहीं एक समझे ना, दूसरे लेकिन लोगों को हाँ, लगा, लोगों को तो लग रहा होगा ना। वो बिल्कुल इनसिक्योर फील कर रहे थे कि हमारी सियासत खत्म हो रही, क्योंकि कई लोगों ने उस बाग को 3 बार 4 बार उजाड़ने की कोशिश की। और आखिर में भी उन्होंने कोशिश की, मुझ पे केस बना के उन्होंने समझा कि एक बाग उठ जाएगा। लेकिन राशिद भाई आपको बताता हूँ, मुंबई बाग आज भी नहीं, जिंदा है। मैं आऊंगा उस तरफ, उस सवाल पे आऊंगा मैं। वो आप जो जी कह रहे हैं, मैं उस सवाल पर आऊंगा। जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि वो सियासी लोग कौन हो सकते हैं, ये कौन है जिन्होंने इस तरह की हरकतें की या इस तरह की सब लोग साजिश को रची? सब लोग को पता है, सब लोग को पता है। अभी ये वक्त फिर सब भी कोई नाम? नहीं, अकेले शिकवे करने का वक्त नहीं है अभी, इस वक्त अभी। जी। क्योंकि अभी हमारे सामने जो सबसे बड़ा जो मसला है वो कोरोना का मसला है अभी। अभी ये सब आप बातें करेंगे तो हमें थोड़ा सा दिल भी नहीं बोल रहा बात करने के लिए, अच्छा, नहीं, ठीक है, क्योंकि बेहतर है। ये आपका बड़प्पन है ये, माशाल्लाह। बिल्कुल मैं ये बिल्कुल। आगे बढ़ते हुए ये पूछना चाहूंगा आपसे कि आपने वहां पर जो है ना, एक जैसे कि ऑफिसर का नाम आ रहा है, आपने एक ऑफिसर का नाम लिया। क्या शालिनी शर्मा, जिसके साथ आपने है ना जबरदस्त तरीके से लड़ाई लड़ी, जो गैर कानूनी हरकत वो कर रही थी मुंबई बाग में आके, जी, उन्होंने औरतों को के साथ बदतमीजी मारा की, झोड़ा, उन्हें मारा, जो बेहोश किया। हाँ, हाँ, उन्हें बहुत बहुत बेहोश बहुत किया। जुल्म किया। उससे पहले 149 का नोटिस दे देकर उनको ना दबाने और कुचलने का काम किया। आप जो है डटे रहे वहां पर उसके बिल्कुल खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल तो इसमें बिल्कुल। शालिनी शर्मा की भी साजिश नजर आती है, उसका भी कुछ रोल हाँ है, नजर आता है? बिल्कुल 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 बिल्कुल, बड़ा रोल उसका है उसके अंदर। मैंने कई बार, मैंने कमिश्नर साहब को मैंने ईमेल भी दिए हुए थे कि ये औरत हमारे ऊपर झूठे केसेस दाखिल करेंगी, और झूठे केसेस दाखिल हुए। जी। जी। हमने ऑलरेडी सीपी साहब को ईमेल करके मैंने सब बातें बहुत तफसील में कही है, मैंने बहुत तफसील में कही है। लेकिन अभी कैसा है, अभी ये कोरोना का मामला चल लेकिन रहा अभी है पूरा। लेकिन अभी जो है, यानी इसका मतलब ये है कि शालिनी शर्मा जो चाहती थी, या पुलिस जो चाहती थी, मकामी या जो लोग चाहते थे कि मुंबई बाग उठ जाए, क्योंकि 149 का नोटिस के ताल्लुक से। और मैं समझता हूँ शायद, मुझे ऐसा याद पड़ता है कि जब 149 का नोटिस देने की बात शुरू की गई थी, तो शायद आपको याद होगा कि आपको उस टाइम जब ये लाइव ये आ रहा था, वहां पर इस तरह से मामला चल रहा था, और मैंने आपको फोन किया था कि पठान साहब, वहां पर 149 का नोटिस दिया जा रहा है, आप कहीं और थे। आप उस वक्त तक जो है ना मुंबई बाग पर आपने ध्यान भी नहीं दिया था। और हमने आपसे बात की कि आप जाइए वहां पर, आप फौरन पहुंचे, आपको शायद याद होगा आप वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल, उसी मुझे दिन बुलाया से था, मेरी मेरी बहनों ने, माँ ने मुझे बुलाया था वहां हाँ, पर जाके। उसी दिन आपसे आप वहां पर जो है ना
इन्वॉल्व हुए, उस पूरे मामले को आपने देखना शुरू किया, लेकिन उससे पहले आप मुंबई बाग नहीं गए थे क्योंकि और लोग संभाल रहे थे और लोग संभाले देख थे रहे थे। बिल्कुल। आपका ये कहना है कि बिल्कुल। लेकिन वहां पर लोग थे और वो वहां पर मदद कर रहे थे उनकी, लेकिन जी। जब मुंबई बाग की औरतों को जब अकेला छोड़ दिया लोगों ने, तब आप वहां जी। पर पहुंचे। और उसके बाद से जी। लेके 149 का नोटिस हो, चाहे मुंबई बाग की खवातीन पे वो हमले की बात हो, और लेकिन आपको एक साजिश के तहत जो है जेल में डाल दिया गया, और जी। मुंबई बाग को एक तरह से वो अपनी साजिश में कामयाब हुए और मुंबई बाग को खत्म करना पड़ा। तो क्या मुंबई बाग खत्म हो गया ये? मुंबई बाग खत्म नहीं हुआ है। ये उन्होंने ये हरकत जो मेरे साथ में की थी, जी। ये हरकत से हमारी माँ बहनों में और ज्यादा गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि हम कोरोना से भी डरते नहीं है, हम अपनी जान दे देंगे। तब कहीं जाके पुलिस ने डॉक्टर सोलकर साहब को बुलाया और औरतों से कहा कि देखिए, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि कोरोना का जो अभी मामला चल रहा है, हम आपको चाहते हैं कि आपकी हम हिफाजत करें, हम ये जी। आपका मुंबई बाग बंद नहीं कर रहे हैं। जी। उन्होंने कहा कि नहीं, सबसे पहले शमशेर भाई को छोड़िए, जी। फैयाज भाई को जेल में से छोड़िए, उसके बिना हम यहाँ से उठेंगे नहीं और अच्छा। ये बाग उठेगा नहीं। उन्हें उन्हें प्रॉमिस किया गया जी। कि हम उनको छोड़ देंगे, कानूनी कार्रवाई पूरी मुकम्मल करना पड़ेगी। लेकिन झूठा वादा था हमारे बारे में, क्योंकि उसके बाद में झूठा केस एक और डाला गया मुझ पर। जी। बहरहाल उसका मुझे दुख बिल्कुल नहीं है, लेकिन मुंबई बाग वो जो कायम रखने की बात जो की, तो मेरी माँ बहनों ने वहां पर उस बात को माना। हर माँ बहन ने वहां पर कुर्सी पर अपना नाम लिखा, अपनी चप्पलें रखी वहां पर, और उन्होंने प्रॉमिस लिया कि आप मुंबई बाग को हटाएंगे नहीं। और तमाम लोग के सामने पूरा लाइव पुलिस ने और तमाम डॉक्टर ने कहा कि आपके मुंबई बाग को हम हटाएंगे नहीं जब तक कि ये कोरोना वायरस का मामला चल रहा है। इसके बाद में आप आके बैठ सकते हैं, या आपका बाग है, ये बाग को हम डिस्टर्ब नहीं तो क्या करेंगे। अभी भी वहां पर वो चप्पलें, वो कुर्सी और वो सारे सब निशाने आपके हैं? आप मैं तो गुजारिश करूंगा आपसे कि आप थोड़ा वक्त निकालिए और एक वापस जाके, एक लाइव वापस जाके जाके दिखाइए वापस जाके। अच्छा। पूरे भारत के तमाम बाग उठ चुके हैं, सिर्फ मुंबई बाग आज भी जिंदा है। और ये हमारी कुर्बानी का नतीजा है, जिससे मुझे बहुत फख्र है, मेरे को उससे बहुत फख्र है, मुझे उससे आज बहुत फख्र माशा है मुझे उससे। माशाल्लाह, माशाल्लाह, ये माशाल्लाह। अब कोशिश मैं करी इन लोगों ने, अब जो है जैसे कि आज के हालात में कोरोना का मामला है और लॉकडाउन है पूरा, है ना? और नहीं कहीं मैं ना तो कहीं मैं खवातीन ने भी हुकूमत का साथ दिया, पुलिस प्रशासन का बिल्कुल साथ बिल्कुल दिया, बिल्कुल उनकी अपनी बिल्कुल कुछ शराइत थी, और वो मानी वो, है ना? ठीक है ना? बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल इन हालात के बाद में अभी भी जो है बड़े हालात खराब हैं, और हम देख रहे हैं कि अल्लाह ताला, हमारी नहीं, भी दुआ है कि मैं अल्लाह करे राशिद कि भाई, ये पूरा आपके मामला। जी। आपके आमना सामने के जरिए मैं मेरे स्पेशली मुस्लिम भाइयों को मैं दिल से गुजारिश करता हूँ, मेरे भाई लोग प्लीज घर में रहिए, प्लीज घर में रहिए। क्योंकि मैं देखा, जब 11 दिन में कस्टडी में था जिस टाइम पे, तो मुझे रोज मेडिकल को लाते थे, तो सात रस्ते से, बाद में मदनपुरे से, बेलासिस रोड से, हम्म। जेजे से लाते थे। बहुत दुख होता था देख के मुझे कि हमारे भाई बाहर बैठे हुए हैं, चेहरे पे मास्क नहीं, फालतू जी। बैठे हुए, दुकानों पे गर्दी कर रहे हैं। जी। देख के बहुत दुख हो रहा था। वो पुलिस वाले भी परेशान थे कि सर क्या करना है इनका, जगह 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 फुटपाथ पे बैठे हुए हैं, भीड़ जमा रहे हैं फुटपाथ ना, पे बैठे हुए ग्रुपबाजी तीन बना के। बजे 4 बजे ग्रुप बैठे हुए। मैं आपके माध्यम से मैं हाथ हाथ जोड़ के उनके पैर पड़ता हूँ कि प्लीज अल्लाह के लिए घर जाइए, घर में बैठिए। क्योंकि इन्हें पता नहीं है कि चलता हुआ आदमी, कभी कोई भी वायरस का आदमी आपके पास से गुजर जाए, अगर वो आपके सांस के सांस मिल जाए कभी, तो आप वो कोरोना लेकर अपने घर जाएंगे, वो घर का वो कोरोना आपके पूरे फैमिली को लग जाएगा, आपके माँ को, बाप को, जो एजेड है, जो जैसे कि अभी बच्चे हैं, उनको मदनपुरा लग का जाएगा। वाकया जो सामने आया है कि एक पूरी फैमिली 10 लोग जो है कोरोना से ग्रस्त हो गए, यानी उनको कोरोना अगर तो पॉजिटिव पाया गया। ये वही किसी एक आदमी का काम है जिसने बाहर से घर में कोरोना लाया। घर में फैमिली बैठी हुई है, आप आपकी फैमिली का आप खून कर रहे हो, मैं तो कहूंगा आप उनसे धोखा कर रहे हो। यानी उस घर मैं का तो एक कह रहा हूँ बंदा कि जो है कहीं ना कहीं जो है इन कवानीन की पाबंदी नहीं कर रहा था, वो इस पे पालन नहीं कर रहा था, और वो अमल नहीं कर रहा था, और हो सकता है कि बाहर जाता हो, बैठता हो, मिलता जुलता हो, उसके बाद में घर आया, उसने सबको लगा दिए क्या? सबको लगा दिया। तो मैं आपके इस माध्यम से और आपके चैनल से मैं मेरे हर भाई से बोलता हूं, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह और उसके रसूल के लिए मैं कहूंगा, अगर आप सच्चे मुसलमान हैं, जी। अल्लाह को, रसूल को मानते, प्लीज प्लीज घर में रहिए। आप खुद मौत के मुंह में जा रहे हो, पूरे घर के लोग को मुंह में, मौत के मुंह में ढकेल रहे हो। प्लीज, कुछ वक्त की बात है, कुछ दिनों की बात है, आखिर ये में नसीहत। आखिर में मुंबई बाग की खवातीन जो हमारी बहनें जो हैं, और उनके लिए कोई पैगाम? मैं मेरी माँ बहनों को तो सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ, और बोलते हुए भी गला भी भर रहा है कि इन्होंने मेरे लिए दुआएं की, मेरे लिए रोजे रखे, मेरे लिए नमाजें पढ़ी, मेरे लिए आयत करीमा का विर्द किया। मैं इन बहनों का एहसान कभी जिंदगी भर, 10 जन्म भी अगर होते, अगर हमारी लाइफ में, जो अगर नहीं है, हम मानते नहीं, अगर है भी है ना, इनका एहसान मैं चुका सकता हूँ। मैं अपनी माँ बहनों से यही गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए,
मर्दों को प्लीज आप रोकिए, घर में रखिए, घर में उनको सब खाना पीना दीजिए, और जरूरत हो तभी बाहर निकले, पूरे चेहरे पे मास्क लगा के, ग्लोव्स पहन के, और जब दोबारा जब घर पे आते हो तो तमाम चप्पलें बाहर, घर के बाहर रखे, ग्लोव्स को बाहर उतार दे, अपना मास्क को बाहर उतार दे, बाद में पूरा अपने आप को पूरा बिल्कुल सैनिटाइज करे और फिर घर में आके बैठे। ये बड़ी खिदमत आपके खानदान के लिए होगी और कौम के लिए होगी। अल्लाह के लिए प्लीज, और अल्लाह से रुजू करे जितना हो सके, अल्लाह से रुजू करे, अल्लाह से दुआ करे कि जो पूरी दुनिया में आई हुई ये मुसीबतें, हम मुसलमान पे नहीं है, और हमारे मुल्क को अल्लाह बचाए। आज हमारा एक अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि देखो सियासत छोड़ दो, लेकिन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो भी मतलब है जो पहले से जो प्लानिंग की थी, वो प्लानिंग के हिसाब में चल रहा है बोल के आज हमारे यहाँ पर मौतें कम है, और वायरस के सिर्फ 4000 से 5000 केसेस खाली है। आप अगर देखते तो आज यूएसए में एक दिन में 731 मौत हुई है, 731 मौत। इटली में 1100 मौत एक दिन में हो रही है, 800 मौत हो रही है। लेकिन हमारी हुकूमत, हमारे लोग, हमारे पंतप्रधान, सियासत का वक्त नहीं है, मैं वापिस कहता हूँ, अगर अच्छा काम हो तो अच्छा बोलना चाहिए। जो हिसाब में लॉकडाउन किया गया, वक्त लॉकडाउन किया गया, जिसकी वजह से ये वायरस ज्यादा फैला नहीं, सिर्फ 4 से 5000 लोगों तक फैला है। इंशाल्लाह ताला वो भी कंट्रोल हो जाएगा। और हमारे महाराष्ट्र के सीएम भी बहुत संजीदा नजर आती है इस पूरे मामले को लेकर। संजीदा हमारी बिल्कुल महाराष्ट्र की हुकूमत को तो बिल्कुल सताइश की जानी चाहिए कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम करके कंट्रोल में किया है। क्योंकि सबसे दुख की बात यह है कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा कोरोना के जो पेशेंट है वो महाराष्ट्र में ही ज्यादा है, 1200 के ऊपर है, जबकि पूरे भारत में 4,500 तक के आसपास लोग हैं, और मुंबई भी काफी ज्यादा मतलब उससे प्रभावित हुआ है। तो मैं तो अपनी इसी को लेकर इसी को लेकर बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं जो है ना, जैसे तबलीगी जमात का जो मामला सामने आया और जो जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है, हाँ, और इसको मुसलमानों से जोड़ा जा रहा है, तबलीगी जमात से जोड़ा जा रहा है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? थोड़ी वजाहत करता हूँ जी। देखिए, ये तबलीग मरकज का जो प्रोग्राम था उसका डेट था 1 मार्च जी। 1 मार्च से लेके 30 मार्च तक के प्रोग्राम था, ये बाकायदा परमिशन ली गई थी। 1 मार्च के दिन हमारे भारत में किधर भी कोरोना का किधर भी पेशेंट किधर दिखाई नहीं दिया गया था। सिर्फ एक पेशेंट जो था वो केरला में कभी पेशेंट कभी दिखा था जी। आपको याद होगा राशिद भाई के पंतप्रधान जी ने 19 तारीख को डिक्लेयर किया था कि 22 तारीख को हम पब्लिक कर्फ्यू करेंगे जी। उसके पहले मैं आपको बोलता हूँ कि 13 तारीख को दिल्ली सरकार ने 13 मार्च को मरकज का तबलीग का प्रोग्राम बंद करने के लिए कहा, और उन्होंने 13 तारीख को बंद कर दिया। 13 तारीख के बाद में हमारे महाराष्ट्र में ट्रेनें फुल चल रही थी जी। हर ट्रेन में मरकज के लोग भरे भरे पूरे सफर कर रहे थे जी। लेकिन उस वक्त जो था कोरोना का किधर मतलब पेशेंट नहीं थे। इन सारे हालात के बाद में जिस तरह से ब्लेम किया जा रहा है, मैं उससे उस पर आपको पूछा, जो मीडिया जो है, भगवा मीडिया जो जिस तरह से भगवा मीडिया वो मरकज को ज्यादा टारगेट कर रही है। वो उनका वो मकसद ये है कि मुसलमानों को बदनाम करो, मत करो भाई। ये वक्त हिंदू मुस्लिम करने का नहीं है, भगवान नाराज हो जाएंगे, अल्लाह नाराज होगा तुमसे कि अभी इतनी बुरी हालत में भी आप लोग अगर जात पात करोगे, अल्लाह हमको माफ नहीं करेगा, भगवान आपको माफ नहीं करेगा। मत करो ये जात पात की बात। हम सब मिलकर इस कोरोना को लड़ना है और हमको जीतना है, और जीतने के लिए जो सब जंगे जो लोग जीते हैं, मैदान में उतर के जंग जीते हैं, ये वो जंग है जो हम घर में बैठ के जीत सकते हैं। हमें घर में बैठना है, जंग जीतना है, और किसी भी कीमत पर घर के बाहर निकलना नहीं। अगर जरूरत हो तो बहुत एहतियात से बाहर निकले, और जो भी चीज खरीद फरोख्त करना है फौरन आके घर में आके बैठ जाए अपने पूरे एहतियात के साथ। पूरा सैनिटाइजेशन पूरा के पूरा करे, कपड़े अपने पूरे धो ले। इंशाल्लाह ताला जो इस चीज को मानेगा उसको अल्लाह कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई एक नहीं करेगा और बाहर बैठेगा, और अगर कोरोना का वायरस लेके घर में आता है, पूरा घर भी खत्म हो जाएगा, आपकी चाली खत्म हो जाएंगी, आपकी बिल्डिंग खत्म हो जाएंगी। अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए मैं कहूंगा मुसलमानों भाइयों को, प्लीज 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 घर में रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो यही कहूंगा राशिद भाई सबसे आखिर में, कि जो इस बात को नहीं मानेगा और जो बाहर फिर भी बैठा रहेगा, बिना मास्क का घूमता रहेगा, वो हमारी कौम का गद्दार है और इस मुल्क का गद्दार है। ये मैं आखिर में यही कहूंगा एंड में बस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आमना सामने मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।